हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फिर से कनिष्क की उपलब्धियों के विषय में चर्चा करूंगी। यदि हम कनिष्क के विषय में बात करते हैं तो प्राचीन काल के शासकों में ये कहा जा सकता है कि महानतम शासक रहे थे। उसने अपने युद्ध कौशल द्वारा महान साम्राज्य की स्थापना की थी। एक कुशल विजेता होने के साथ साथ वह एक कुशल प्रशासक भी था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जितने अन्य जो कार्य रहे थे कनिष्क के, उसके विषय में सविस्तार चर्चा करूंगी। कनिष्क न सिर्फ एक साम्राज्य निर्माता रहा था, बल्कि उसके शासनकाल में हम देखते हैं कि धर्म के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। कला के क्षेत्र में तथा वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में भी कनिष्क के शासनकाल में उन्नति हुई थी। भवन निर्माण और अन्य कलाओं के क्षेत्र में भी विकास देखा गया था। कनिष्क के शासनकाल में ही गांधार शैली का विकास हुआ था, जो उसके शासनकाल को महत्वपूर्ण बना देता है, क्योंकि इस काल में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां निर्मित हुई थी, जो बौद्ध धर्म के इतिहास के लिए एक अनूठी बात है। उसके धर्म प्रचार और व्यापार के कारण भारतीय सभ्यता के द्वारा मध्य और पूर्वी एशिया के लिए जो द्वार है उसके वो खुल गए थे। उसके शासनकाल के साथ ही शक संवत भी प्रारंभ हुआ था। कनिष्क एक महान योद्धा, आदर्श शासक, धर्म प्रचारक, कला प्रेमी और साहित्य प्रेमी था, जिससे उसकी गणना भारत के महानतम शासकों में होती है। कनिष्क ने साम्राज्य विस्तार के साथ ही साथ शासन प्रबंध की ओर भी ध्यान दिया था। वह एक महान और कुशल शासक था और अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर से शासन तंत्र को चलाया करता था। कनिष्क के शासन काल में हम देखते हैं कि दूर दराज के जो प्रांत रहे थे उसके प्रशासन को चलाने के लिए क्षत्रप प्रणाली को प्रारंभ किया था। सारनाथ के अभिलेख से हमें कनिष्क के महाक्षत्रप खरपलान और क्षत्रप बनसफर के विषय में जानकारी मिलती है। खरपलान जो था वह महाक्षत्रप मथुरा का रहा था। वनस्पर जो था वह क्षत्रप रहा था मगध के क्षेत्र का, और जितने भी ये क्षत्रप रहे थे वो राज्यपाल की तरह कार्य करते थे। और हमें जिन नामों की जानकारी प्राप्त होती है उनमें उत्तर पश्चिम में लल, लियाक और वेस्पसी जो है उसके क्षत्रप रहे थे। क्षत्रपों के ऊपर महाक्षत्रप कार्य किया करते थे। हमें उसके साम्राज्य विस्तार के बावजूद कहीं से भी विद्रोह के परिणाम या प्रमाण जो है नहीं मिलते हैं। प्रांतीय गवर्नर मथुरा, बनारस, कौशाम्बी, अयोध्या और उत्तर पूर्वी प्रांतों में नियुक्त रहे थे। साम्राज्य विस्तार के बावजूद शांति का प्रमाण कनिष्क के शासनकाल में मिलता है। दंडनायक और महादंडनायक जैसे अधिकारियों का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। ग्रामिक, अमात्य और महासेनापति का भी उल्लेख प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह देखा जा सकता है कि कनिष्क ने साम्राज्य विस्तार के साथ ही सभी क्षेत्रों पे अपने कंट्रोल को बनाए रखने के लिए क्षत्रप प्रणाली को भी लागू किया था, और साथ ही साथ जो न्यायिक व्यवस्था था और प्रशासनिक तंत्र उसे मजबूत बनाने के लिए दंडनायक, महादंडनायक, ग्रामिक, अमात्य और महासेनापति जैसे अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी। जब हम बात करते हैं कनिष्क के शासनकाल के विषय में तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा विशेषता उसके शासनकाल का ये रहा था कि उसके शासन काल में व्यापारिक उन्नति हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि जब हम साम्राज्य विस्तार के विषय में बात करते हैं उसमें हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि रोम के साथ में भी उसके संबंध जो हैं वो बेहतर रहे थे, जिस वजह से रोम के साथ में भी व्यापारिक जो है संबंध वह स्थापित हो पाया था। कनिष्क के शासनकाल में मध्य एशिया या अन्य विदेशी राष्ट्रों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हो पाए थे। कनिष्क ने चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम के मार्ग को अपने नियंत्रण में रखा था। भारत से मसाले, मोती, मलमल, औषधियां, चंदन, इत्र रोम निर्यात किया जाता था। इसके बदले में रोम से सोना आयात किया जाता था। रोम के इतिहासकार मोमसेन ने अपने देश रोम से अपार मात्रा में सोना भारत आने का संकेत भी, या हम कह सकते हैं कि इसकी चर्चा भी उनके द्वारा की गई है। प्लिनी ने रोम निवासियों की कटु आलोचना की है कि उनके देशवासी भोग विलास सामग्री खरीदने के लिए भारत को सोना अपने देश का दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि कनिष्क के शासन काल में व्यापारिक उन्नति हमें देखने को मिलती है, और साथ ही साथ
उस समय रोम के साथ क्योंकि व्यापारिक संबंध स्थापित हो पाए थे बेहतर संबंधों के कारण, जिस वजह से बहुत अधिक सोना जो है वो भारत में प्रवेश कर रहा था या आयातित हो रहा था, जिसके वजह से जो इतिहासकार है मोमसेन और प्लिनी, इनके द्वारा जो है रोम वासियों की आलोचना भी की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें कनिष्क के शासनकाल में धार्मिक स्थिति के संदर्भ में, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी कहा है अपने फर्स्ट वीडियो में कि कनिष्क को जो है उसके धार्मिक कार्यों के लिए हम अशोक के तुल्य महान शासक मान सकते हैं, क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में ही हम देखते हैं सबसे पहला तो ये कि इसी के शासनकाल में बौद्ध संगति जो चतुर्थ रहा था उसे बुलाया गया था, और साथ ही साथ जो गंधार शैली है और मथुरा शैली जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं उनका विकास भी इसी के शासनकाल में हुआ था। अब जब हम इसके विषय में और अधिक चर्चा करना प्रारंभ करते हैं कि कनिष्क के शासनकाल में धार्मिक स्थिति कैसी रही थी, तो यहाँ पे मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि जो सूत्रालंकार है, धर्म पिटक, निदान सूत्र, राज तरंगनी और तारानाथ जो थे उनके द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी रहा था। कनिष्क ने बौद्ध विहार, मठ, चैत्य तथा स्तूप आदि को भी निर्मित करवाया था। कश्मीर में उसने अपने शासनकाल में कुंडलवन नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति का आयोजन भी करवाया था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इनकी अध्यक्षता में अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र ने की थी, और अश्वघोष जो है ये उसके उपाध्यक्ष रहे थे, और इन्हीं के अधीन हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में जो आगे विभाजन हुआ था या दो शाखाओं में जो ये विभाजित हुआ था, महायान और हीनयान में, इन्हीं के अधीन हुआ था। जैसा कि मैंने अभी कहा कि कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगति बुलाई गई थी उसी में बौद्ध धर्म का विभाजन जो है दो शाखाओं में हुआ था, जिसमें महायान और हीनयान आता है, और कनिष्क के द्वारा जो है वो राश्रय दिया गया था महायान शाखा को। उसने राजदूतों को महायान धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा था। इस संगति में बौद्ध त्रिपिटकों के प्रमाणिक पाठ तैयार हुए थे तथा विभाषा शास्त्र या महाविभाषा आदि बौद्ध ग्रंथों का संकलन भी किया गया था। महाविभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्व कोश भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कनिष्क के शासनकाल में धार्मिक क्षेत्र में स्पेशली बौद्ध धर्म से रिलेटेड यदि हम यहाँ पे बात करें तो हमें काफी उन्नति देखने को मिलती है। हमें ये भी जानकारी मिलती है बहुत सारे ऐसे चैत्य मठों का भी निर्माण जो है वो उस समय में कनिष्क के शासनकाल में हमें देखने को मिलता है। कनिष्क के शासनकाल में साहित्यिक उन्नति भी हुई थी। स्पेशली यहाँ पे हम ये देखते हैं कि संस्कृत भाषा और साहित्य का कनिष्क के शासनकाल में अत्यधिक प्रगति हुआ था। अश्वघोष की 3 प्रमुख रचनाएं जो रही थी, बुद्धचरित और सौंदरानंद, ये दोनों ही महाकाव्य थे तथा शारिपुत्र प्रकरण या नाटक ग्रंथ था। दूसरे प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुन थे जो एक ब्राह्मण थे और विदर्भ के रहने वाले थे। साहित्यिक उन्नति के विषय में जब हम और अधिक बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि माध्यमिक दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी, जिसमें शून्यवाद की रचना की गई थी। संरक्ष जो थे वो कनिष्क के पुरोहित थे। अन्य विद्वानों में पार्श्व, वसुमित्र और मातृचेट भी उसके शासनकाल में रहे थे। विभाषा शास्त्र की रचना का श्रेय वसुमित्र को दिया जाता है। कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के विख्यात विद्वान चरक निवास करते थे, जो कनिष्क के राजवैद्य भी थे, और इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि कनिष्क के शासनकाल में साहित्यिक उन्नति भी हुई थी। स्पेशली जो है यहाँ पे प्रज्ञा पारमिता सूत्र के विषय में यदि हम बात करें तो इसमें जो है नागार्जुन के द्वारा शून्यवाद के विषय में चर्चा की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि अभिन्न अंग है जुड़ा हुआ बौद्ध धर्म के साथ में भी। और साथ ही साथ यहाँ पे अन्य जो पुस्तकों की रचना की गई हो या फिर जितने भी प्रसिद्ध वहाँ उस समय में विद्वान रहे थे, या वो वसुमित्र रहे हों या अश्वघोष रहे हों, सभी कनिष्क के शासनकाल में थे
और साथ ही साथ जो आयुर्वेद के जो विद्वान जो सब विश्व विख्यात हैं चरक, उनका भी निवास जो है वो कनिष्क के शासन काल में रहा था और इन्हें संरक्षण भी कनिष्क के द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि जो चरक संहिता है वो चरक के द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। कला और स्थापत्य कला के विषय में यदि हम बात करें तो इस क्षेत्र में भी हमें कनिष्क के शासन काल में प्रगति देखने को मिलती है। कनिष्क ने भवन निर्माण के क्षेत्र को भी प्रोत्साहन देने का कार्य किया था। चीनी यात्री सांग युन ने बताया है कि उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा 13 मंजिलों का एक टावर बनवाया था। साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी जानकारी मिलती है कि उसी के पास एक विशाल संघाराम की भी निर्माण की गई थी, जो कि कनिष्क के द्वारा निर्मित एक चैत्य था। और यह संघाराम को ही जो है कनिष्क चैत्य के नाम से भी हम जानते हैं। इस संघाराम को जो है कनिष्क चैत्य कहा जाता है और इसके पश्चात हम देखते हैं कि अन्य भी जो है महत्वपूर्ण कार्य कला के क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। फाइहान, हुएनसांग और अल्बेरोनू ने भी इस चैत्य के विषय में चर्चा की है। साम्राज्य के जो प्रसिद्ध केंद्र रहे थे कला के उस समय वो पेशावर, तक्षशिला और मथुरा रहे थे और इन नगरों को सुसज्जित भी करवाया गया था। कनिष्क के उपलब्धियों के विषय में जब हम बात करते हैं तो उसमें यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि मूर्तिकला के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी वो सर्वोपरि है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कनिष्क जो है वो महायान धर्म का संरक्षक रहा था और यहाँ पे इसी के कारण कहा जा सकता है कि मूर्तिकला के क्षेत्र में हमें काफी विकास देखने को मिलता है। इनमें स्वदेशी तथा विदेशी प्रभावों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। मथुरा शैली और गंधार शैली का विकास इसी काल में हुआ था। पेशावर गंधार शैली कला का केंद्र रहा था। गंधार शैली में बनी बुद्ध की आकृतियां, बौद्धिस्त्व की आकृतियां, प्रतीकात्मक कला और कुबेर तथा हारीति की मूर्तियां मिली हैं। गंधार कला को हम इंडो यूनानी कला भी कह सकते हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध के संबंधित मूर्तियां इस काल की हमें प्राप्त हुई हैं। गंधार कला के अंतर्गत बनी हुई बुद्ध की मूर्तियों के शीश केशयुक्त अथवा अलंकृत बनाई गई हैं। शारीरिक सौंदर्य और बौद्धिकता पर अत्यधिक बल दिया गया है। ये मूर्तियां स्लेटी रंग की बनी हुई होती थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम मथुरा कला के विषय में या मथुरा जो शैली रही थी मूर्तियों के निर्माण की उसके संदर्भ में यदि बात करें तो मथुरा कला की मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। महात्मा बुद्ध का शीश मुंडित होता था इनमें और इनके मुख पर मूछें नहीं होती थी। वस्त्र प्रायः शरीर से चिपटे हुए होते थे। मथुरा से कनिष्क की भी एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ पे गंधार शैली में जो है हमें एक निर्मित स्तूप भी प्राप्त हुआ है। गंधार कला के अंतर्गत बने स्तूपों की विशेषता यह रही थी कि वो काफी ऊंचे होते थे या फिर उनकी जो ऊंचाई थी वही उसकी विशेषता थी। स्तूपों को अधिक ऊंचा आकार देने तथा इसे निर्मित करने के लिए कलाकारों के द्वारा जो है कृत्रिम चबूतरों के ऊपर जो है इसका निर्माण प्रारंभ करवाया गया था और अधिक ऊंचाई देने के लिए कलाकारों ने स्तूपों के ऊपर एक छत्र भी लगाना प्रारंभ कर दिया था। मथुरा में उसने एक सुंदर विहार का निर्माण करवाया था तथा कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना भी करवाई गई थी। मुद्राओं के विषय में यदि हम बात करें तो इस क्षेत्र में भी कहा जा सकता है कि हमें परिवर्तन देखने को मिलता है और यहाँ पे ये एक विशेषता रही है कि जो मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं कनिष्क के शासन काल में उसमें जो हिंदू देवी देवता हैं उनका भी उकेर्ण जो है या उन्हें उकेरित सिक्कों पर प्राप्त हमें हुआ है। राज्य में जो है अनेक प्रकार के मुद्राओं को चलाया गया था और इन मुद्राओं पर देवताओं का चित्र अंकित करवाया जाता था। इनमें ब्राह्मण धर्म के देवता जैसे कि उमा, जिसे ओमो उल्लेखित किया गया है, भवेश, महासेन, स्कंद कुमार, सक, मन, बोध नामक इत्यादि जो चित्र हैं वो हमें उल्लेखित मिलते हैं। और जो यहाँ पे आपके सक, मन, बौद्ध जो है
वो उसे शाक्य मुनि बुद्ध से तुल्य जो है माना जाता है। कनिष्क ने कुल 23 वर्षों के लिए शासन किया था और इस काल में उसके द्वारा जो है कई मुद्राओं को चलवाया गया था और मुद्राओं को जिस प्रकार से ढाला जाता था वह भी उसके शासनकाल के विशेषता को दर्शाने का कार्य करता है। कनिष्क के विषय में यदि हम बात करें तो कनिष्क का शासनकाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि उसके 23 वर्षों के शासनकाल में ही हम देखते हैं कि न सिर्फ प्रशासनिक क्षेत्र में उन्नति हुई थी बल्कि कला के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।